तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ई कॉमर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं ई वाणिज्य, ई कॉमर्स के उपयोग के क्षेत्र। द इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स हैज ऑलरेडी बिगन टू अपीयर in all areas of business ranging from customer service to new product design। ग्राहक सेवा से लेकर नए उत्पाद के डिजाइन करने तक व्यवसाय के सभी क्षेत्रों में ई वाणिज्य का प्रभाव दिखाई देने लगा है। It has facilitated new types of information based interaction with customers, internet bookshops, online supermarket, electronic newspapers, online trading on stock exchange, e-trading, online advertising, e-advertising, online taxation, e-taxation, online ticketing, e-ticketing, online banking, e-banking, computerization in postal communication, e-post and so on। इंटरनेट पुस्तक की दुकान, ऑनलाइन सुपरमार्केट, इलेक्ट्रॉनिक समाचार पत्र, स्टॉक एक्सचेंज में ऑनलाइन व्यापार, ई व्यापार, ऑनलाइन विज्ञापन, ई विज्ञापन, ऑनलाइन कर निर्धारण, ई कर निर्धारण, ऑनलाइन टिकट आरक्षित करना, ई टिकट करना, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, डाक संप्रेषण में कंप्यूटर का उपयोग, ई डाक आदि ने ग्राहकों के सूचना आधारित बातचीत एवं लेन देन का एक नया प्रकार उपलब्ध कराया है। We shall take up some of these e-commerce service to have an idea of how it has transformed the functioning in these sectors। हम इन ई वाणिज्य सेवाओं में से कुछ पर विचार करेंगे, जिससे यह अंदाजा लगा सकेंगे कि इन क्षेत्रों के कार्य संचालन में ई वाणिज्य के प्रयोग से क्या क्या परिवर्तन आए हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ई बैंकिंग के बारे में, जिसको हिंदी में ई बैंकिंग ही कहते हैं। ई बैंकिंग, imagine the days when one had to go to the bank during a particular time of the day and on particular days of a week to deposit or withdraw money or to get a demand draft made। Long queues and waiting were the normal phenomena, but the scenario in the banks nowadays is very different। One can withdraw and deposit money at his or her own convenience। Having an account in one place in India, one can transact in any part of the country। Some of the new trends in the banking sector are as follows। कल्पना करें उन दिनों की जब लोग बैंक में धनराशि जमा कराने, निकालने अथवा मांग ड्राफ्ट बनवाने के लिए दिन में किसी विशेष समय पर अथवा सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में ही बैंक जाते थे। लंबी कतारें तथा इंतजार करना सामान्य सी बात थी, लेकिन बैंकों में आजकल यह दृश्य बिल्कुल ही अलग है। आज व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार कभी भी बैंक से पैसा निकाल सकता है एवं जमा करवा सकता है। भारत में कहीं भी बैंक में खाता होने पर वह देश के किसी भी भाग में उससे लेन देन कर सकता है। बैंक के क्षेत्र में आए कुछ नए बदलाव इस प्रकार हैं। तो क्या बदलाव है, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, टेली बैंकिंग। अ कस्टमर इज गिवन अ पासवर्ड नंबर known as TPIN, that is telephonic personal identification number, through which he can have access to his or her account over telephone and give instructions regarding withdrawal, issue of demand draft, etc. The customer can also access his account and give instructions by using the mobile phone। Similarly, the bank can also keep on informing the customer regarding the various schemes, opportunities, last dates, etc. and attend to balance inquiries by the customers। टेली बैंकिंग के अंतर्गत ग्राहक को एक संकेत संख्या दी जाती है, जिसे टी पिन के नाम से जाना जाता है, अर्थात टेलीफोन द्वारा व्यक्तिगत पहचान संख्या। इसका प्रयोग करके ग्राहक टेलीफोन के माध्यम से ही अपने खाते से पैसा निकालने, ड्राफ्ट जारी करने आदि के संबंध में बैंक को निर्देश दे सकता है।
ग्राहक मोबाइल फोन के माध्यम से भी अपने खाते के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है और बैंक को खाते संबंधी कुछ निर्देश भी दे सकता है। इसी प्रकार से बैंक भी टेलीफोन द्वारा ग्राहक को लगातार अपनी विभिन्न योजनाओं, अवसरों, अंतिम तिथियों आदि से अवगत कराता रहता है तथा बैंक खाते में शेष के संबंध में ग्राहक द्वारा की गई पूछताछ की जानकारी भी दे देता है। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग। This is another way a customer can have access to his account and give instructions. It makes the task of the customer easy as he can access to his account anywhere, anytime and any number of times. The customer simply uses a password number and get the details of transactions sitting at home. इंटरनेट बैंकिंग यह एक और पद्धति है जिसके माध्यम से ग्राहक अपने खाते का परिचालन कर सकता है और खाते संबंधी निर्देश दे सकता है। इससे ग्राहक का कार्य सरल हो जाता है क्योंकि वह अपने खाते के बारे में कहीं से भी किसी भी समय एवं कितनी ही बार जानकारी प्राप्त कर सकता है। ग्राहक घर बैठे केवल अपने खाते की संकेत संख्या बताकर लेन देनों के विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम, द एक्रोनिम फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन, is increasingly becoming popular in banking industry. ATM is a computerized machine used for most of the routine jobs of a bank. It is operated by a magnetic plastic card, popularly known as ATM card. By inserting the ATM card in the machine and entering the PIN, personal identification number, the customer can use it for withdrawals and deposit of money. The customer can also get the information about the balance available in his or her account, get the minute statement of last 5 to 10 transactions from the ATM. Earlier, the customers only had the option of to access the ATM of the bank in which they had an account. But nowadays, some banks have tied up with other banks for use of their ATM by the customers. So customers can use the ATM facility even of the bank they do not have an account in, but with whom their bank has a tie-up. ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन का संक्षिप्त नाम है। आज यह बैंक उद्योग में काफी लोकप्रिय हो रहा है। एटीएम कंप्यूटरीकृत मशीन होती हैं जिसका उपयोग बैंक के सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। एक चुंबकीय प्लास्टिक कार्ड, जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं, के द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। मशीन में एटीएम कार्ड डालकर पिन नंबर, व्यक्तिगत पहचान संख्या की प्रविष्टि करनी होती है और इसके पश्चात ग्राहक अपने खाते से धनराशि निकाल सकता है एवं जमा करवा सकता है। एटीएम द्वारा ग्राहक अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि के संबंध में सूचना प्राप्त कर सकता है तथा बैंक के साथ किए गए 5 से 10 लेन देनों का एक छोटा विवरण भी प्राप्त कर सकता है। एटीएम का उपयोग करने के लिए पहले ग्राहक के पास केवल एक ही बैंक का विकल्प था, अर्थात वह केवल उसी बैंक के एटीएम से धनराशि निकाल सकता था जिसमें उसका खाता होता था। लेकिन आजकल बैंकों ने अन्य बैंकों के साथ गठजोड़ कर लिया है और ग्राहक इस गठजोड़ के सदस्य बैंकों के एटीएम का प्रयोग अपने खाते को संचालित करने के लिए कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर आपका मान लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में तो आप अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, अगर आप ये सब में आपका अकाउंट है तो किसी भी एक बैंक का अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप किसी और के एटीएम से भी पैसा निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड, नाम कार्ड, डेबिट कार्ड।
A debit card is an electronic card that can be used conveniently while making payments. This card is issued to the customers of the bank having current or savings deposit account. The holder of this card can use this card at several outlets for purchase of goods and services. This card allows the holder to spend up to the balance available in his or her bank account. It can also be used at ATMs just like ATM cards. नाम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है जिसका प्रयोग भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। यह कार्ड बैंक के चालू खाता एवं बचत खाता धारकों को जारी किए जाते हैं। कई बिक्री केंद्रों पर वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करते समय धारक इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। यह कार्ड धारक को उसके बैंक खाते में जमा राशि तक खर्च करने की अनुमति देता है। इसे एटीएम कार्ड के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। Some banks issue credit cards to the individuals who may or may not have an account with them. The cards are issued to individuals after verifying their credit worthiness. The individual can use those cards at various outlets to make payment. The issuing bank fixes a credit limit up to which the card holder can purchase goods and services. The bank issues a statement of transaction periodically and the individuals have to pay back the amount to bank by a due date. Thus, the customers gets a credit period ranging from 10 to 55 days, which varies from bank to bank and the nature of transaction made. No interest is charged if the payment is made within the due date. If the customer fails to pay back by due date, the bank charges interest at a high rate on the amount due. Most banks give bonus points for transactions and insurance coverage for the products purchased through credit card as well as to the card holders. The card holder can also use his or her card to withdraw cash from ATMs. क्रेडिट कार्ड, जमा कार्ड। कुछ बैंक लोगों को जमा कार्ड जारी करते हैं, भले ही उनके बैंक में उन लोगों का खाता है या नहीं। यह कार्ड ग्राहकों को उनकी साख की जांच करने के बाद ही जारी किया जाता है। ग्राहक इस कार्ड का उपयोग विभिन्न बिक्री केंद्रों पर क्रय की गई वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। कार्ड धारक वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय जारीकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित उधार राशि की सीमा तक ही कर सकता है। बैंक द्वारा एक निश्चित अवधि के अंतराल के बाद कार्ड धारक के लेन देनों का विवरण जारी किया जाता है। कार्ड धारक को उसके द्वारा उपयोग की गई राशि एक निश्चित देय तिथि तक बैंक को लौटानी होती है। ग्राहक को 10 से 55 दिन तक की उधार मिलती है। यह अवधि अलग अलग बैंकों द्वारा लेन देनों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग होती हैं। यदि भुगतान निर्धारित अवधि में कर दिया जाता है तो ग्राहक को इन राशि पर बैंक को कोई ब्याज नहीं देना पड़ता। लेकिन यदि ग्राहक देय तिथि तक भुगतान नहीं कर पाता तो बैंक उस पर ऊंची दर से ब्याज लगाते हैं। अधिकांश बैंक कार्ड के उपयोग द्वारा किए गए लेन देनों पर बोनस अंक देते हैं तथा कार्ड धारक का बीमा भी कराते हैं। कार्ड धारक इस कार्ड का उपयोग एटीएम से पैसा निकालने के लिए भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग ई टिकटिंग के बारे में पढ़ते हैं। Purchasing tickets has become so easy now that you can make railway reservations while sitting at home or even while you are on the move. If you have access to internet, you can have all the details of railway information and accordingly you can book a ticket. You have to make payment through credit cards or debit cards for online booking of tickets. You can also buy air tickets through similar methods. Recently, with private sector entry in aviation sector, the competition has increased and bidding of air tickets through internet has started.
The highest bidder avails the opportunity of traveling at a rate much lower than the original price. The e-ticketing service is also available through mobile phones. ई-टिकटिंग रेलवे टिकट का क्रय अब इतना सरल हो गया है कि अब आप घर पर बैठकर या फिर कहीं घूमते हुए भी रेलवे टिकट बुक करा सकते हैं। यदि आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आपको रेलवे के संबंध में सभी जानकारी मिल सकती है और आप उसके अनुसार अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराने पर आपको भुगतान क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड के द्वारा ही करना होगा। इसी प्रकार आप हवाई जहाज की टिकट भी खरीद सकते हैं। हवाई यात्रा में निजी क्षेत्र के प्रवेश के साथ प्रतियोगिता में वृद्धि हुई है तथा इंटरनेट के माध्यम से हवाई टिकट की बोली द्वारा खरीद भी प्रारंभ हो गई है। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भी साधारण किराए से काफी कम मूल्य पर हवाई यात्रा का अवसर प्राप्त हो जाता है। ई टिकटिंग की सेवा मोबाइल फोन पर भी उपलब्ध है। ई एडवर्टाइजिंग, ई विज्ञापन। Internet advertising has revolutionized marketing strategies. Unlike the print and television media, where all advertisements are stacked together, the viewer has the choice either to view it or ignore them. Whereas in the net world, the surfer will only click on the advertisement of his or her choice. He may select advertisements of his own interest. E-advertising is still in its infancy stage and covers only a small portion of the advertising market. इंटरनेट विज्ञापन ने विपणन व्यूह रचना में क्रांति ले आई है। छपाई एवं टेलीविजन माध्यमों में से सभी विज्ञापनों को दर्शक को आवश्यक रूप से देखना व सुनना पड़ता है, लेकिन इससे हटकर इंटरनेट की दुनिया में प्रत्येक ग्राहक अपनी रुचि अनुसार विज्ञापन का चयन कर उसे देख सकता है। वह केवल उन्हीं विज्ञापनों पर क्लिक करेगा जिन्हें वह देखना चाहता है। ई विज्ञापन अभी अपनी शैशव अवस्था में है तथा विज्ञापन बाजार में इसकी भागीदारी अभी थोड़ी ही है। ई ट्रेडिंग एट स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंज में ई व्यापार। Online trading started with the establishment of OTCEI. Now, the National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) have also completely switched over to online trading, to which most stockbrokers have access through internet. It is also taking off among small investors and traders in stock and shares. Internet makes available to them up to the minute information which until recently had only been available to financial institutions. The use of online brokerage service automates the process of buying and selling. This allows reduction in brokerage charges, makes trading transparent as they can access the information on market price online, and the investor is able to deal at a price viewed immediately. The transfer of ownership of stocks and shares can also be recorded electronically in investors' demat account, thereby avoiding the need for physical delivery. This has also made it possible to have rolling settlement and reduce the settlement period to just 2 days. स्टॉक एक्सचेंज में ई व्यापार। OTCEI की स्थापना के साथ ऑनलाइन व्यापार प्रारंभ हुआ। अब तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) भी पूरी तरह से ऑनलाइन व्यापार करने लगे हैं तथा अधिकांश शेयर दलाल इंटरनेट के माध्यम से इन तक पहुंच रहे हैं। अब यह छोटे निवेशकों व स्टॉक तथा शेयर व्यापार करने वालों के बीच भी लोकप्रिय होने लगा है। खरीदी व बेची गई प्रतिभूतियों के विषय में सोचना इंटरनेट पर प्रति पल
उपलब्ध है। ऑनलाइन दलाली सेवाओं की उपलब्धता ने प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय की प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया है। इससे दलाली खर्च में कटौती हुई है। क्रय विक्रय में पारदर्शिता आई है, क्योंकि अब उन्हें बाजार भावों के संबंध में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा निवेशक मूल्य देते ही तुरंत उस मूल्य पर सौदा कर सकते हैं। अब निवेशक के डीमैट खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टॉक एवं शेयरों के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रविष्टि की जा सकती है तथा इससे इनके भौतिक रूप से सुपुर्दगी की आवश्यकता नहीं रहती। अब भुगतान सौदे के तुरंत बाद यह संभव हो गया है तथा निपटान अवधि घटकर 2 दिन रह गई है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ मेल ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग, डाक भेजने एवं उसकी प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण। एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, कंप्यूटराइजेशन of the registration and sorting work has been done in a large number of post offices in India. To cut down the transmission time for sending money order across the country, money orders are now transmitted through VSAT satellite networks, which have resulted in fast delivery of money order to the customers. New policy of voicemail or audio fax services was announced in July 2001 by incorporating a new service known as Unified Message Service (UMS), a system by which voice message, mails, fax and email can be received from one mailbox using telephone instrument, fax machine, mobile phones, internet browsers, etc. आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में बड़ी संख्या में डाकघरों में डाक के पंजीयन एवं छटनी के कार्य का कंप्यूटरीकरण हो गया है। देश भर में मनी ऑर्डर की अवधि में कमी लाने के लिए मनी ऑर्डर को वीसेट सैटेलाइट नेटवर्क के माध्यम से भेजा जाने लगा है। इससे मनी ऑर्डर बहुत तीव्र गति से ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं। जुलाई 2001 में वॉइसमेल व ऑडियो फैक्स सेवाओं की नई नीति की घोषणा की गई। इस नई सेवा में एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत एक ही मेल बॉक्स का प्रयोग कर वॉइसमेल संदेशों, फैक्स व ईमेल संदेशों को टेलीफोन उपकरण, फैक्स मशीन, मोबाइल फोन, इंटरनेट ब्राउज़र आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस नए प्रकार की सेवा को एकीकृत संदेश सेवा UMS का नाम दिया गया है। नेक्स्ट, ई पोस्ट, जिसको हिंदी में भी ई पोस्ट ही कहा जाता है। You know about email, which is the fastest means of communication. आप ईमेल के संबंध में जानते हैं कि यह संदेश वाहन का तीव्रतम साधन है। To send and receive any information through email, we need to have a computer with internet connectivity and the email account of the sender and receiver. ईमेल से कोई भी सूचना भेजने अथवा प्राप्त करने के लिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। However, this technology has not yet reached the rural and other remote areas of our country. To bridge this gap and extend the benefit of the email facility to the people of rural India, the Department of Post has introduced e-post facility. It enables people to send and receive email at the post office. नेट के किसी भी सर्च इंजन पर जाकर प्रेषक व प्रेषणी अपना ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं। फिर इसी के माध्यम से ईमेल का प्रयोग किया जा सकता है।
वैसे यह तकनीक अभी ग्रामीण एवं देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुंची है। इस दूरी को कम करने तथा ईमेल के लाभ को ग्रामीण भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए डाक विभाग ने ईमेल सुविधा को प्रारंभ किया। इससे अंतर्गत डाकघर से ईमेल को भेजा एवं प्राप्त किया जा सकता है। E-post is a service under which printed or even handwritten messages are transmitted as email on internet. ईमेल सेवा के अंतर्गत छपे हुए और हाथ से लिखे हुए संदेश भी इंटरनेट पर ईमेल की सहायता से भेजे जा सकते हैं। At the destination post offices, these messages are printed, enveloped and delivered through the postman like other letters. गंतव्य डाकघरों पर यह संदेश प्रिंटर द्वारा छापकर लिफाफे में डाले जाते हैं तथा अन्य पत्रों व सामान की तरह डाकिये के माध्यम से पहुंचा दिए जाते हैं। For this purpose, e-post centers have been set up in the post offices in all districts and major towns. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी बड़े जिलों व शहरों में इस पोस्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। The post offices where this facility is not available can receive the e-post message from the customers and forward the same to the nearest e-post center for dispatch. वह डाकघर जहां ई-पोस्ट सुविधा उपलब्ध नहीं है वह ग्राहकों से प्राप्त संदेशों को नजदीकी ई-पोस्ट केंद्रों को प्रेषण के लिए सौंप देते हैं। Similarly, e-post messages received from areas beyond the delivery jurisdictions are printed and sent to the connected post office for delivery. इसी प्रकार से यदि ईमेल से प्राप्त संदेश ई-पोस्ट केंद्रों के अधिकार क्षेत्रों से बाहर हैं तो उनका प्रिंट निकालकर संबंधित डाकघर को सुपुर्दगी हेतु भेज दिया जाता है। Besides availing e-post services through post office, it can also be accessed from a customer's house or office or from any other place if he has internet access. डाकघर के माध्यम से डाक सेवाओं को प्राप्त करने के साथ साथ ग्राहक अपने घर, कार्यालय अथवा अन्य किसी भी स्थान से ई-पोस्ट सुविधा प्राप्त कर सकता है यदि उसके पास इंटरनेट की सुविधा है। The customer can make payment through a prepaid card that is available in the head post office and other outlets. ग्राहक मुख्य डाकघर एवं अन्य डाकघरों पर उपलब्ध पूर्व भुगतान कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकता है। The customer has to register as a user and access the service at the e-post portal indiapost.nic.in. The present tariff and sending the message in A4 size page is ₹10 per addressee. इस सेवा के प्रयोग के लिए ग्राहक को अपने आप को उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत कराना होगा तथा इस सेवा को वह ई डाक पोर्टल indiapost.nic.in पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकता है। ये A4 साइज आकार के कागज पर संदेश भेजने का वर्तमान शुल्क ₹10 प्रति संदेश है।